एमलगेमेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी सेकंड यूनिट है और इसके नोट्स भी मैं भेजी हूँ आपको टाइम टू टाइम। ये एमलगेमेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर 1995 जो है एमलगेमेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंतर्गत इसकी जो मेथड्स थे, अकाउंटिंग मेथड्स थे, वो चेंज कर दिए गए। तो इसीलिए अमेलगेमेशन को आज की डेट में अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग हमें समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम ये मीनिंग ऑफ एमलगमेशन के बारे में पढ़ेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कंपनीज इनटू न्यू एंटिटी, यानी कि एक, दो या दो से अधिक कंपनी जब एक नई कंपनी मिलकर के बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड एमलगमेशन। एंड ड्यूरिंग द एमलगमेशन टू और मोर कंपनीज विलिंगली कम टुगेदर टू कोऑपरेट, क्योंकि यहाँ पर विलिंगली इसलिए कहा गया है कि दोनों कंपनीज, दो या दो से अधिक कंपनीज आपस में अपने आप ही उनको आपस में मिलकर के काम करने की विलिंग हो वो, यानी कि वो अपने आप काम पे किसी अंडर प्रेशर या लॉस या किसी तरीके से काम इस तरीके, अगर प्रेशर में आकर के अगर एक ज्वाइंट होती है, ज्वाइंट होकर काम करती हैं, तो वो एमलगमेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ड्यूरिंग एमलगमेशन टू और मोर companies willingly come together to cooperate with each other and डिवर्सिफाई देयर बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज को डिवर्सिफाई करने के लिए ये एमलगमेशन किया जाता है। एंड आफ्टर एमलगमेशन टू और मोर कंपनीज जो हमारी हैं वो डिसॉल्व एंड लॉस देयर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है उसकी, they no longer exist anymore, however they again re-establish themselves but now jointly by forming a new companies having a unique नेम, यानी कि एमलगमेशन में हमारी जो न्यू कंपनी जो स्टैब्लिश होती है वो पुराने एग्जिस्टेंस को अपनी खत्म कर देती है और नए नाम से, नए फॉर्मेशन से, नए जो उनके रूल्स रेगुलेशंस से उनके अनुसार काम करती है। तो दस एमलगमेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी विच हैज अ यूनिक नेम, लोगो, आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस, यानी कि इस तरीके से जो एमलगमेशन है वो एक तरह से फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, सेपरेट न्यू कंपनी जब बनती है अपने यूनिक नेम से, लोगो से, आइडेंटिटी से एंड एग्जिस्टेंस से, तो दैट इज कॉल्ड एमलगमेशन। सो in nutshell, we can say the amalgamation is the combination of one or more companies into a new entity and with the new logo, unique name and identity and existence. तो ये सारी चीजें amalgamation में applicable होती हैं। Then अमेलगमेशन को अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या है, टू, अगर मान लीजिए सपोज मैंने कहा ना दो कंपनियां मिल करके एक नई कंपनी बनाती हैं, जैसे एग्जाम्पल एक है कि मारुति मोटर्स ऑपरेटिंग जो कंपनी है वो इंडिया की कंपनी है और सुजुकी कंपनी जो है वो आपकी जापानीज कंपनी है। इन दोनों ने ही मिल करके जो है आपका एक मारुति सुजुकी लिमिटेड कंपनी बनी, यानी कि दो कंपनी मिलकर, इंडियन कंपनी एंड जापानीज कंपनी, मारुति एंड सुजुकी मिलकर के आज की डेट में जो आप मारुति सुजुकी नाम सुनते हैं वो एमलगमेशन का ही एक रूप है। एंड एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा सन्स ऑपरेटिंग इंडिया एंड एआईए, यानी कि टाटा की कंपनी, टाटा सन्स और जो एआईए जब मिल करके आपकी टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस मिलकर के अपना काम कर रही है, तो ये भी एक एमलगमेशन का ही एग्जाम्पल कह सकते हैं इसे। तो व्हेन द टू कंपनीज, टू और मोर कंपनीज, यहाँ दो दो कहते हैं, दो या तीन कंपनीज भी हो सकती हैं, तो व्हेन टू और मोर कंपनीज फॉर्मिंग टुगेदर एंड एग्जिस्टिंग एंड अ न्यू कंपनी, उसमें फॉर्म अपने आप को एग्जिस्ट कैसे करती है, एक न्यू कंपनी के रूप में करती है, एक नए नाम से करती है, वो एमलगमेशन कहलाता है। देन आपका एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरीके से एमलगमेशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आता है कि जब हमें एमलगमेशन के बारे में ही पढ़ना है तो फिर हम एब्जॉर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन के बारे में क्यों पढ़ते हैं? तो इसका मेन कारण ये है क्योंकि पहले बिफोर 1995, फर्स्ट अप्रैल 1995, ये एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, इनकी जो अकाउंटिंग मेथड से वो अलग अलग किए जाते थे, इनको अलग तरीके से जर्नलाइज किया जाता था इनके ट्रांजेक्शन्स को। लेकिन आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 1995 जो इसके अकाउंटिंग मेथड थे, तीनों को एक साथ, इनके जो अकाउंटिंग मेथड है उनको एक साथ एक कंबाइन कर दिया गया, एक जैसे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
14 के, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को देखते हैं तो इन तीनों का जो अमेलगमेशन है, एब्जॉर्प्शन है एंड रिकंस्ट्रक्शन है, इनकी एक तरह से अकाउंटिंग मेथड लगभग एक जैसा ही, एक तो एब्जॉर्ब कर दिया, इन तीनों को एक जैसा ही मिला दिया गया, एक ही कंसीडरेशन मान लिया गया। अब आते हैं कि हम एमलगेमेशन का यहाँ पर हम तीनों को ही अंतर देख लेते हैं तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एमलगेमेशन टू अ मोर कंपनी, जैसा हमने पढ़ा ज्वाइनिंग टू अ मेक अ न्यू कंपनी, जब हमारी एक नई कंपनी बन जाती है, ए जैसे सपोज यहाँ पर ए और बी लिमिटेड, ए कंपनी अलग है, बी लिमिटेड कंपनी अलग है, ये दोनों मिलकर के एक नई कंपनी बनाती है, ए बी लिमिटेड कंपनी, दैट इज कॉल्ड आपका ये दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एमलगेमेशन। एंड नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किसे कहेंगे, वन और मोर कंपनीज, यहाँ भी एक से या एक से अधिक कंपनीज क्या होती है, यहाँ पर मिल करके एक नई कंपनी नहीं बताती, बल्कि क्या होता है कि एक दूसरी कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी जो काम कर रही है, वो कंपनी एक या एक से अधिक कंपनीज को ले लेती है, उसके सारे जो सारी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनको एक एग्रीमेंट के थ्रू ले लेती है। तो दैट इज यानी कि when an existing company absorb an old company, another existing company, that is called absorption। यानी कि यहाँ पर सपोज देख लिए ए कंपनी है और बी कंपनी उसको ले रही है, टेक ओवर कर रही है, वो भी काम कर रही है, तो वो आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन। इस तरीके की प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल, यहाँ पर दो तरीके के रिकंस्ट्रक्शन होते हैं कंपनीज में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है तो वो क्या होता है, जब एक कंपनी अपनी ही कंपनी के जो शेयर्स हैं, उनके जो एक तरह से ढांचा जिसे कहेंगे रिकंस्ट्रक्शन में, तो कंपनी का जो शेयर का ढांचा है, कैपिटल शेयर कैपिटल का ढांचा, उसे चेंज करती है, तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। लेकिन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, जब कंपनी एक कंपनी जो है न्यू कंपनी, वो पुरानी कंपनी को दो या दो से अधिक लॉस होने पर उसको ले लेती, टेक ओवर कर लेती है, और उसके ढांचे वगैरह इस तरीके से, जब नई कंपनी एक पुरानी कंपनी को ले लेगी तो उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सारा ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके के चेंज को हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। लेकिन इसमें आपको एमलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जब भी आप इस तीनों में से क्वेश्चन करेंगे तो इन तीनों क्वेश्चन में आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी कौन सी वेंडर कंपनी है और कौन सी परचेजिंग कंपनी है, क्योंकि आपको अकाउंटिंग जो बनानी है वो इन्हीं दोनों के हिसाब से बनानी है। इन द बुक ऑफ जर्नलाइजिंग अगर ट्रांजेक्शंस की करनी है तो वो इन द बुक ऑफ वेंडर कंपनी है, इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी, इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना रहेगा। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कौन सी वेंडर कंपनी होगी और कौन सी परचेजिंग कंपनी होगी। तो यहाँ पर ए और बी लिमिटेड क्या कंपनी है, एंड इन द केस ऑफ ये अगर हम एमलगेमेशन देखते हैं, इन केस ऑफ एमलगेमेशन देयर आर टू कंपनीज आर वेंडर कंपनी, ए एंड बी कंपनी, व्हेन इट मर्ज इन द परचेजिंग कंपनी, यानी ए बी कंपनी एक नई कंपनी बना लेती है, तो दैट इज ए बी कंपनी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी ये, परचेजिंग कंपनी। एंड नेक्स्ट केस में अगर हम एब्जॉर्प्शन के बारे में कहें तो एब्जॉर्प्शन काम में जो कंपनी को लिया जा रहा है, यानी कि ए लिमिटेड क्या है, वो वेंडर कंपनी है, एंड द टेकन ओवर बाय, जिसके द्वारा लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग कंपनी। ऐसी एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन में कहा जाए तो ए बी लिमिटेड जो ओल्ड कंपनी है वो आपकी वेंडर कंपनी के नाम से जानी जाएगी, वो वेंडर कंपनी है, ट्रांसफर कंपनी है, एंड ट्रांसफरी कंपनी मींस क्या है आपका ए बी लिमिटेड जो न्यू कंपनी है, दैट इज आपकी परचेजिंग कंपनी। तो ये चीज ध्यान में रखना है, कोई भी क्वेश्चन आप एमलगेमेशन का अगर सॉल्व करते हैं तो उसे आपको ये सबसे पहले कंसीडर करना है कि विच कंपनी इज वेंडर, विच कंपनी इज परचेजिंग कंपनी। क्या है एमलगमेशन, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है वो सारा आपका थ्योरेटिकल बेस है, क्योंकि थ्योरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है एमलगमेशन की, इसके थ्योरी क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है आपके, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से एमलगमेशन की थ्योरी को तैयार कीजिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अब हमारा क्योंकि एमलगमेशन मेन है आपका टॉपिक और उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 14 के अकॉर्डिंग हम इसमें सारी एमलगमेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है फीचर्स ऑफ एमलगमेशन, क्या है फीचर्स ऑफ एमलगमेशन, हमने अभी इसकी जब मीनिंग पढ़ा था तो उसी में ही सारी चीजें क्लियर हो गई थी, लेकिन एक बार फिर हम डिसाइड करते, एक पॉइंट टू पॉइंट इसको डिफाइन करते हैं। क्या है टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी, हमने ये पहले ही डिफाइन कर दिया था कि जब दो या दो से अधिक कंपनी एक साथ लिक्विडेट होती है, एक साथ मिलती हैं, एक नई कंपनी बनाती है, लिक्विडेट मींस खत्म होकर के एक नई कंपनी बनाती है, तो वो हमारी एमलगेमेशन कहलाती है। न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ लिक्विडेशन कंपनीज, कहती है एक नई कंपनी कब बनती है, जब हमारी पुरानी कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, उसको समाप्त करके एक नई कंपनी बन जाती है। एंड अपने नए नाम से, नए लोगों से, मैंने आपको
फर्स्ट स्लाइड में दिखा दिया था। द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज इज सिमिलर, लेकिन जो इसकी खास बात, सबसे ज्यादा बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि नेचर एक ही जैसा रहेगा। यानी कि अगर मारुति कार बनाने की है, जापानीज में सुजुकी कार बनाने का काम करती है, तो दोनों ही कार बनाने वाला ही, मतलब सेम नेचर का काम कर रही होंगी। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग कंपनी बनती है वो भी जो पुरानी कंपनीज होती है उन्हीं के सिमिलर वो काम करती है। तो नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज इज सिमिलर इन अमेलगमेशन। Liquidating companies are called vendor companies and new companies is called purchasing company. मैंने कहा था आपको consideration is very important कि which company is purchaser and which company is vendor। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि liquidating company जो merge हो रही होगी वो company क्या कहलाएगी, vendor company, and जो लेगी new company जो बनेगी उसको हम purchasing company कहेंगे। Generally हमारी परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी। जनरली क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज, जो परचेज कंसिडरेशन होता है वो परचेजिंग कंपनी को इक्विटी शेयर्स में दिया जाता है। अभी हम परचेज कंसिडरेशन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इट, तो क्योंकि मेन स्टार्टिंग आपकी जनरलाइजिंग की इसी से ही होती है। तो सब कैरेक्टरिस्टिक्स अमलगमेशन यू हैव ऑलरेडी इसको अंडरस्टूड कि आप इसको समझ चुके होंगे कि क्या है अमलगमेशन। नाउ द बेनिफिट्स ऑफ अमलगमेशन, क्यों अमलगमेशन की जो प्रक्रिया है वो की जाती है, यानी कि कंपनीज एक्ट में इसको क्यों इतना महत्व दिया गया है। तो एडवांटेजेस ऑफ अमलगमेशन क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी इंक्रीज बाय द कंबाइनिंग बिजनेस, यानी कि अगर जो दो कंपनियां एक साथ मिलकर के काम करेंगी तो उनकी कैपिटल भी आपस में बढ़ जाएगी और इससे जो बिजनेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और मेन जो एक तरह से एलिमेंट होता है बिजनेस को इंक्रीज करने का वो कैपिटल ही होता है। एंड देन एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड। ऑलरेडी ये भी है कि जब दोनों की मैनेजमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट, जब एक चीज दो जगह डिवाइड होगी तो ऑलरेडी वो जगह भी ज्यादा घेरेगी और उसके जो लोग हैं वहां पे उसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब दो एक ही जगह जुड़ जाएंगे तो वहां पर एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट कॉस्ट ऑब्वियसली वहां पर कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शंस कैन बी सिक्योर्ड, यानी कि जो लार्ज स्केल प्रोडक्शंस हैं, जो छोटी छोटी यानी ए और बी कंपनी जो अलग अलग काम कर रही थी, जो बेनिफिट्स उस समय नहीं मिल रहे थे, जब दोनों मिल गए तो वो लार्ज स्केल पर काम करने लग जाएंगी। और लार्ज स्केल पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि हमेशा कम आ जाता है, क्योंकि जितनी यूनिट्स हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ये उतना ही हमारी कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जो है कम आता है। ऐसे ही अगर हम इसको बेनिफिट्स के तौर पर लें तो यहाँ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जितने भी बेनिफिट हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के वो सारे सिक्योर्ड हो जाते हैं बाय द अमलगमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज आर इंक्रीज्ड, यानी कि क्योंकि यहाँ पर बड़े स्केल पर काम होता है तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज भी इंक्रीज होती हैं। नेक्स्ट है आपका मोनोपोली इन मार्केट कैन बी अचीव्ड, यानी कि मोनोपोली का जो मार्केट है वो भी हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कंपनीज अलग अलग थी, वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थी। और मैंने इसके नेचर के बारे में बताया था कि वो दोनों कंपनीज एक ही नेचर का काम कर रही होंगी, और जो दोनों जो कंपनीज है वो जो एक नेचर का काम कर रही है वो एक साथ मिल करके भी जो नई कंपनी बनाएंगी वो भी एक सेम ही काम करेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो दो कॉम्पिटिशन थे, जो मार्केट आपने दो कंपनीज अलग अलग कर रही थी, वो एक साथ काम करके मोनोपोली को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी मोनोपोली उनकी हो जाएगी और काम भी बढ़ेगा। अवॉइडिंग कंपटीशन अवॉइड हो जाता है क्योंकि मोनोपोली हो गई। यहाँ पर दो कंपनी जो अलग अलग काम कर रही थी वो आपका एक साथ होने लग गया, वो भी लार्ज स्केल पे होने लगा। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, सारे लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर जो भी एफिशिएंसी मिलती है, जो भी इसके बेनिफिट्स होते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज होने का भी एक वन मोर बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो वो भी हमें यानी कि अमलगमेशन की प्रोसेस में कंपनीज को मिल जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन, यानी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लार्ज स्केल जो एक्सपेंशन हो जाता है, दो कंपनीज एक साथ मिल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो कंपनीज का वर्किंग स्टाइल है वो भी एक्सपेंड होगा, जो एरिया है वो भी एक्सपेंड होगा, यानी ओवरऑल वो हर तरीके से एक्सपेंशन उनका होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स अमलगमेशन में मिलते हैं। लेकिन फिर भी इसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ अमलगमेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? बिजनेस कंबाइनिंग विद मोनोपोली इन द मार्केट, यानी कि
मार्केट में, क्योंकि मोनोपोली की अपनी कुछ अलग ही उसकी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिससे मार्केट में प्राइस है, इकोनॉमिक में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लास्ट ईयर, तो उसमें क्या था कि प्राइस मोनोपोली में सबसे ज्यादा प्राइस डिटर्मिनेशन की प्रॉब्लम आती है, मोनोपोली में प्राइस हाई चले जाते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है द आइडेंटिटी ऑफ ओल्ड कंपनी फिनिशेस, जो ओल्ड कंपनी की आइडेंटिटी है वो बिल्कुल फिनिश हो जाती है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही ए और बी कंपनी मिलकर के एक नई कंपनी का नाम दे देती है, जिसमें एक दोनों की ही जो भी मर्ज होगी उन दोनों की ही आइडेंटिटी नहीं होगी। गुडविल ऑफ द ओल्ड कंपनीज डिक्रीजेज, यानी कि जो ओल्ड कंपनी की जो गुडविल है वो भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनका नाम ही नहीं है तो गुडविल भी नहीं रहती है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिकम डिफिकल्ट, यानी कि क्योंकि लार्ज स्केल पर काम हो रहा है, दो कंपनीज मिल गई हैं, वहां के लोग, क्योंकि हो सकता है चांसेस होते थे स्क्रूटनी के भी कि एम्प्लॉयज की स्क्रूटनी हो रही हो, तो ये सबको खत्म करने के लिए भी मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हो जाती हैं कि मैनेजमेंट जो है डिस्प्यूट्स ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिकम डिफिकल्ट। तो ये सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हम एमलगमेशन में देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो एमलगमेशन की प्रोसेस है वो काफी हद तक सही रहती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एमलगमेशन। एमलगमेशन में हम जो मेथड्स पढ़ते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के, वो नॉर्मली दो तरीके के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो क्या है, देयर इज टू टाइप्स ऑफ एमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर एंड द एमलगमेशन ऑफ नेचर ऑफ परचेज। मैंने इसका आपको थ्योरी भी प्रोवाइड करा दी थी, उसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, लेकिन अभी हम आके पढ़ते हैं। क्या है, दो तरीके से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जब मर्ज में क्या होता है कि जब दो कंपनी एक साथ मिल करके एक ही नाम से दो कंपनीज को शुरू करती हैं, और परचेज में जब एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लेती है और एक नई कंपनी स्टार्ट करती है, तो वो क्या कहती है, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इस तरीके से एमलगमेशन को दो तरीके से किया जा सकता है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन द मर्जर एंड परचेज। यहाँ पर हम जो एमलगमेशन, मैंने दो मेथड्स बताए मर्जर के और उसके क्या कहते हैं ये नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ वो आपका दो बताए थे। तो इसमें आपका जो मर्जर वाला मेथड है उसको हम कहते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और जो परचेज मेथड दूसरा था वो परचेज मेथड था ही। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसको हम कैसे अकाउंटिंग करते समय इनमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो अगर मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, जो मैंने अभी बता रही थी कि मीनिंग में क्या करेंगे, मर्जर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ऑफ द अकाउंटिंग इज वन ऑफ विच एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड रिजर्व आर कंबाइंड एंड शोन एट देयर हिस्टोरिकल वैल्यू। आप थोड़ा सा बस यही याद रखिए कि जब आप मर्जर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये क्लैरिफाई किया होगा कि वो मर्जर में के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉल्व करना है या आपको परचेज मेथड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है, या आपकी लैंग्वेज इस तरीके से होगी कि ए कंपनी परचेज द बी कंपनी, या आपको ये दे रखा होगा ए कंपनी मर्ज इन द बी कंपनी। इस तरीके से तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो जो अगर आप मर्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं उसको करते हैं, तो वो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, उसमें आपकी जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड रिजर्व की वैल्यूज को आप इंक्लूड करेंगे वो हिस्टोरिकल वैल्यू पर करेंगे। लेकिन परचेज मेथड्स में जो एसेट्स लायबिलिटीज होंगी वो आपकी किस मेथड्स पे होंगी, मार्केट वैल्यू पे, फेयर वैल्यू जिसे कहेंगे मार्केट वैल्यू पर करी जाएंगी। आपका ऐसे ही यहाँ पर आपकी अगर ये करा जाता है कि ये मर्जर और एक्विजिशन, यानी कि आपको अगर ये कहा जाएगा कि ये किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, मर्जर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट किसके अंदर आता है, ये मर्जर के अंदर आता है। और अगर एक्विजिशन किसके अंदर आता है, एक्विजिशन हमारा ये परचेज मेथड किसके अंदर आता है, एक्विजिशन के अंदर आता है, ठीक है, एक्यूज कर लिया यानी कि उसका एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पर हम बुक वैल्यू पर, जैसे हम हिस्टोरिकल वैल्यू कहते हैं बुक वैल्यू पर हम इसको दिखाते हैं, यहाँ पर मार्केट वैल्यू में दिखाते हैं परचेज मेथड्स में। एंड रिकॉर्डिंग, अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जर्नलाइजिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नलाइजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज अंडरगोइंग मर्जर आर एग्रीगेटेड। यहाँ पर एग्रीगेटेड वैल्यू पर हम कंपनीज में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को दिखाते हैं कि जितना लिया गया होगा। एंड परचेज मेथड्स में हम क्या करते हैं, ओनली दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन दोज बुक्स इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी जिस वैल्यू पर ली जाती हैं,
जो ट्रांसफर कंपनी में, उसी वैल्यू को हम इसमें शो करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम किसको शो कर रहे हैं, appear in the fair value and only those assets and liabilities are recorded in the books of transfer company which are taken over by it। जो भी ट्रांसफर कंपनी के द्वारा ली गई होगी उस वैल्यू पर हम इसको शो करते हैं। नेक्स्ट है दिस द आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसफर कंपनीज रिजर्व इज केप्ट इंटैक्ट। यहाँ पर क्या होता है, मर्जर में क्या होता है कि जो आइडेंटिटी पुरानी कंपनी की होती है वो आइडेंटिटी सेम एज इट इज रहती है, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोती है। लेकिन परचेज के मेथड में क्या होता है, वो आइडेंटिटी को खो देती है, यानी कि उसके जो रिजर्व्स हैं, जो और जो एसेट्स हैं, वो एक तरह से सिर्फ स्टैच्यूटरी रिजर्व को रखा जाता है, बाकी किसी रिजर्व को नहीं रखा जाता। यानी कि जनरल रिजर्व है आपके और तरीके के रिजर्व है, सिर्फ ट्रांसफर कंपनी किस रिजर्व को कंसीडर करती है, स्टैच्यूटरी रिजर्व्स को कंसीडर करती है, ना कि जनरल रिजर्व या और कोई रिजर्व्स जो होंगे उनको कंसीडर नहीं करती है। इन द मर्जर मेथड क्या होता है, अगर परचेज कंसिडरेशन की बात की जाए तो डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड शेयर कैपिटल इज एडजस्टेड विद रिजर्व्स। जो भी अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का होगा वो शेयर कैपिटल के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। परंतु जो परचेज एसेट्स है वहां पर क्या किया जाता है कि हम क्रेडिटेड और डेबिटेड को हम कैसे दिखाते हैं, या तो कैपिटल रिजर्व से या गुडविल से हम दिखाते हैं। तो नॉर्मली जो ये है, आपको एक तरह से ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ जाता है कि define the different methods of ये amalgamation, और या ये आ जाएगा what do you mean by merger and purchase methods। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये important टर्म है आपकी, इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका, मैंने बार बार आपसे कहा कि परचेज कंसिडरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट, यानी कि परचेज कंसिडरेशन कहाँ से क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, क्या है परचेज कंसिडरेशन एक्चुअल में। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट ऑफ which is paid by the purchasing company for the purchase of the business of the vendor company। यानी कि परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट विच इज पेड बाय द परचेजिंग कंपनी, जो परचेज कंपनी के द्वारा दिया जाता है, वो अमाउंट हमारा परचेज कंसिडरेशन किया जा सकता है। अमेलगमेशन के मतलब में क्या होता है कि इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं, शेयर्स में भी, अदर सिक्योरिटीज में भी, यानी किसी भी तरीके से हम इस परचेज कंसिडरेशन को हम चुका सकते हैं, दे सकते हैं। Next, it should not include the amount of liabilities taken over by the purchasing company, यानी कि it should not, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि liabilities को ज्यादातर नहीं लेती है परचेजिंग कंपनी, और क्योंकि वो टेक ओवर नहीं करती है, कहती है हम आपके जो क्रेडिटर्स है उनको क्यों चुकाएं, उसकी लायबिलिटी आप खुद देखिए, खुद चुनिए। तो यहाँ पर हम लायबिलिटीज को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ आपकी इक्विटी, शेयर्स, इन सबको भी एक परचेज कंसिडरेशन में कंसीडर करती है। अब आता है कि परचेज कंसिडरेशन को अगर हम ये देखना चाहें कि किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप एक न्यूमेरिकल उसमें ले लेते हैं। एसेट्स टेकन ओवर, जो भी परचेज कंपनी ने एसेट्स टेक ओवर करी हैं, उसकी जो भी एसेट्स ली हैं, या नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स दोनों ही हम ले लेंगे, दोनों एसेट्स का अमाउंट लिख लेंगे। लायबिलिटीज टेकन ओवर, उसमें से हम माइनस कर देंगे लायबिलिटीज, कितनी लायबिलिटीज माइनस हो गई, यानी कि एक कंपनी की वैल्यू क्या है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, उसको हम देखते हैं कितनी एसेट्स है इसकी और कितनी लायबिलिटीज है, उस कंपनी की एक्चुअल में वैल्यू क्या है जो हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर एसेट्स टेकन ओवर, नॉन करेंट एंड करेंट एसेट्स की वैल्यू, एंड माइनस कर देंगे उसमें से लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज चुकाएंगे, नहीं नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। इसमें हम उनको लायबिलिटीज को नहीं लेते, जो लायबिलिटीज हमारी यानी कि शेयर्स हैं, जनरल रिजर्व है, इनको हम कंसीडर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, उन लायबिलिटीज को नहीं थे। नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज, इनको हमने लेकर के इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो हमारी नेट एसेट्स पता जाती है एक्चुअल में उस कंपनी में कितनी नेट एसेट्स हमें मिलेगी। अगर वो नेट एसेट्स हमें जो है प्लस में मिल रही है तो हम क्या कहेंगे कि गुडविल उसे मिल गई। अगर माइनस में मिल रही है तो हम एज अ कैपिटल रिजर्व उसे शो करते हैं। इसको हम, ये सारी चीजें हम जब जनरलाइजिंग देखेंगे तो उसमें हम और शो करेंगे कि किस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। तो क्या है, प्लस में ये नेट एसेट्स जो हमें मिली है, ये अगर हमें, यानी कि लायबिलिटीज अगर हमारी यहाँ प्लस माइनस में है, अगर हमें यहाँ पे नेट एसेट्स प्लस में मिलती है, यानी कि एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है, अगर ऐसे मिलती है तो इसका मतलब हमें गुडविल मिल गई है। अगर हमारी लायबिलिटीज ज्यादा होती हैं और
एसेट्स कम अमाउंट ज्यादा कम होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कैपिटल रिजर्व में हम उसको शो करेंगे। ये जो परचेज पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, इसको हम डिस्चार्ज कैसे करते हैं? डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि कैसे हम चुकाते हैं, कैसे हम पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जो एसेट्स हैं उसका हम इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कैपिटल यानी कि न्यू कंपनीज में इक्विटी शेयर चुका सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो न्यू कंपनी में चुका सकती है। डिवेंचर्स ऑफ न्यू कंपनी, डिवेंचर्स के न्यू कंपनी में चुका सकती है। यानी न्यू कंपनी को वो परचेज कंसिडरेशन कैसे चुकाती है, दैट इज कॉल्ड, यानी कि ये परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एमलगेमेशन में हमने क्या जाना, एमलगेमेशन क्या होता है, मीनिंग मतलब एमलगेमेशन से आप क्या समझे, एमलगेमेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, इन सबको आप अच्छी तरीके से समझिएगा और थ्योरी अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और देखेंगे एमलगेमेशन के बारे में। और जो